विद ग्रेट पावर ऑल्सो कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है। ये एक फेमस डायलॉग है स्पाइडरमैन मूवी का। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, यही हमारी आज के फिल्म का थीम है, जो कि एक जापानीज ब्लॉकबस्टर फिल्म है जिसकी IMDb रेटिंग है 7.5। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। फिल्म के पहले सीन में हम देखते हैं कि एक रात जापान के टोक्यो शहर में एक रहस्यमयी किताब आसमान से जमीन पे आके गिरती है। उस किताब के ऊपर लिखा हुआ था डेथ नोट, और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ की पुलिस शहर के किसी मोस्ट वांटेड अपराधी का पीछा कर रही है। खुद को पुलिस से बचाने के लिए वो अपराधी एक लड़की को बंधक बना लेता है, लेकिन तभी अचानक उसके सीने में जोर का दर्द उठता है और वो वहीं मर जाता है। इसके बाद हम दो और ऐसे अपराधियों को देखते हैं जो सबूतों की कमी होने की वजह से बच जाते हैं। उन दोनों को भी अचानक से सीने में दर्द उठता है और वो दोनों मारे जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इस शहर की सेंट्रल जेल में बंद कैदी एक साथ एक ही दिन सीने में दर्द उठने की वजह से मर जाते हैं। इसके अलावा भी काफी सारे लोग कुछ इसी तरह से अपनी जान गंवा देते हैं। यहाँ की पुलिस और गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ की आम जनता हैरान होने के साथ साथ खुश भी है, क्योंकि मरने वालों में एक बात कॉमन थी, ये सब के सब क्रिमिनल थे और इन सब के मरने का तरीका भी एक जैसा ही था, सीने में दर्द यानी कि हार्ट अटैक जैसा कुछ। यहाँ के लोगों को लगता है कि ये सब कुछ करने वाला कोई खास इंसान है और उसके पास कोई सुपर पावर है। शहर के लोग इसे कीरा कह के बुलाते हैं। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कीरा को अपना हीरो मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए कीरा बस एक क्रिमिनल है। इसके बाद टीवी में दिखाया जाता है कि एक आदमी ने किसी बिल्डिंग में कुछ लोगों को बंधक बना के रखा है, जिनमें से 2 लोगों को वो मार भी चुका है। एक लड़का जिसका नाम है लाइट, वो भी इस न्यूज को देख रहा है कि तभी वो अपने बैग से एक नोटबुक निकाल के उस पर कुछ लिखता है और कुछ ही मिनटों के अंदर टीवी में ये न्यूज आती है कि वो आदमी जिसने लोगों को बंधक बनाया था, अचानक से उसके सीने में दर्द उठा और वो मर गया। और यहाँ हमें पता चलता है कि अचानक से मरने वाले इन सारे लोगों का कनेक्शन इस लड़के लाइट और उसके हाथ में जो डेथ नोटबुक है उससे है। लाइट एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के साथ साथ यूनिवर्सिटी का टॉपर भी है। फिल्म के किसी सीन में ये खुद से बातें करता है, जहाँ हमें फ्लैशबैक की स्टोरी मालूम पड़ेगी। एक दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड शीरू के साथ कॉलेज की कैंटीन में गया। यहाँ हर तरफ लोग कीरा की ही बातें कर रहे थे। शीरू उससे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है, इन क्रिमिनल्स को मार के कीरा ठीक कर रहा है या गलत? लाइट उससे कहता है कि मुझे लगता है कि कीरा बिल्कुल ठीक कर रहा है, अगर मैं उसकी जगह होता तो शायद यही करता। शीरू उससे कहती है कि सजा देना कोर्ट का काम है, कीरा को लॉ अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। लाइट उसे बताता है कि सबूतों की कमी की वजह से बहुत सारे अपराधी बच जाते हैं और उन्हें कभी सजा नहीं होती, और अगर कीरा ऐसे लोगों को मार भी दे तो इसमें गलत क्या है। फिर वो उसे बताता है कि अभी कुछ दिन पहले वो एक बार में गया था। वहाँ उसने एक आदमी को देखा जो बहुत ही शान से अपने क्राइम के किस्से लोगों को सुना रहा था कि कैसे इतने सारे क्राइम करके भी उसको कभी सजा नहीं हुई, और वो इतना ज्यादा टोपे में था कि बिना बात ही उसने लाइट को भी धमकी देके वहाँ से भगा दिया। लाइट शीरू को सिर्फ इतनी ही कहानी बताता है, लेकिन असल में उस रात जब वो निराश होकर उस बार से बाहर निकला तो उसने अपनी लॉ की पढ़ाई वाली बुक फेंक दी, क्योंकि लाइट को अब इन सब पे भरोसा नहीं रहा। और उसी रात उसको वो रहस्यमय डेथ नोट वाली किताब भी मिलती है, जिसको हमने फिल्म के पहले सीन में आसमान से गिरते हुए देखा था। वो उसको अपने घर ले जाके पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा था कि इस बुक के अंदर जिसका भी नाम लिखा जाएगा 40 सेकंड के अंदर उसकी मौत हो जाएगी। अगर नाम के साथ उसकी मौत का कारण नहीं लिखा गया तो वो हार्ट अटैक से मरेगा। शुरू में लाइट को ये सब थोड़ा फनी लगता है और वो इस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी इस किताब को आजमाने के लिए वो टीवी पे दिखा रहे एक क्रिमिनल का नाम उसमें लिख देता है। अगले दिन जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है तो उसी अपराधी के मौत की खबर पड़ता है और उसमें मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया था। ये देख के वो शॉक हो जाता है और कंफर्मेशन के लिए डेथ नोट में लिखे उस नाम को फिर से देखता है, और ये देख के उसे बहुत हैरानी होती है कि मरने वाला इंसान वही है जिसका कल रात उसने डेथ नोट में नाम लिखा था। लेकिन अभी भी उसको इस घटना पे पूरा भरोसा नहीं है। इसके बाद वो उस अपराधी के पास जाता है जिसने उसे बार में मारने की धमकी दी थी, और उसके सामने ही वो उस बुक में उसका नाम लिखता है। लाइट ये सब देख के हैरान रह जाता है कि वो अपराधी उसकी आंखों के सामने हार्ट अटैक से तड़प तड़प के मर जाता है। अब लाइट को इस बात पे यकीन हो चुका है कि जो भी इस बुक में लिखा है सब सच है। फिर उस रात उसे रास्ते में एक बहुत ही अजीबोगरीब सा क्रिएचर मिलता है जो लाइट को अपना नाम रियुक बताता है, और रियुक ही इस डेथ नोटबुक का असली मालिक है। वो लाइट को बताता है कि मैंने ही ये किताब तुम तक पहुंचाई है, अगर तुम ये किताब नहीं रखना चाहते तो किसी और को भी दे सकते हो, तब मैं तुम्हारी इस किताब से जुड़ी सारी याददाश्त मिटा दूंगा। लाइट उससे पूछता है कि क्या मेरे अलावा कोई और भी तुम्हें देख सकता है।
र्यूक उसे बताता है कि मुझे सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिन्होंने डेथ नोटबुक या उसका कोई भी पेज कभी टच किया हो। लाइट डेथ नोट को अपने पास ही रखता है और कुछ ही महीनों के अंदर वो काफी सारे अपराधियों का नाम इसमें लिख के उन्हें मार देता है। वो इस किताब के माध्यम से एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जिसमें कोई भी क्रिमिनल जिंदा ना बचे। अगले सीन में हम देखते हैं कि इस शहर की पुलिस टीम के चीफ मिस्टर सातो ने इस केस से निपटने के लिए एक मीटिंग बुलाई है। इस काम के लिए उन्होंने एक बहुत ही हाई प्रोफाइल डिटेक्टिव को भी हायर किया है। इनमें से किसी ने भी कभी उस डिटेक्टिव को नहीं देखा और ना ही इन्हें उसका असली नाम पता। ये सब उसे डिटेक्टिव एल कह के बुलाते हैं। एल कभी किसी के सामने नहीं आता, वो सिर्फ फोन या इंटरनेट पे होने वाली वॉइस कॉल से ही इनसे बात करता है। वो पुलिस चीफ से कहता है कि कीरा को पकड़ने के लिए उसके पास एक प्लान है, जिसके लिए उसे कल टीवी पर एक लाइव ब्रॉडकास्ट करना होगा। और अगले दिन गवर्नमेंट की तरफ से टीवी पर एक लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता है। इसमें डिटेक्टिव एल लाइव आकर कीरा को सनकी और इमेच्योर कहता है और साथ ही वो अपना पूरा नाम बताते हुए उसे चैलेंज करता है कि दम है तो मुझे मार के दिखाओ। ये देख के लाइट यानी कीरा का ईगो हर्ट हो जाता है और वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हुआ डेथ नोट पर उसका पूरा नाम लिख देता है। और फिर कुछ ही सेकेंड्स के अंदर वो लाइव ब्रॉडकास्टिंग वाला आदमी हार्ट अटैक से मर जाता है। ये देख के पूरा शहर और पुलिस टीम हैरान रह जाती है। लेकिन अगले ही पल असली डिटेक्टिव एल टीवी पर आके बोलना शुरू करता है। वो कहता है, कीरा मुझे पता था तुम ऐसा ही करोगे। तुम्हारे पास ऐसी पावर है जिससे तुम बिना एक उंगली उठाए भी किसी की जान ले सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें उस इंसान का चेहरा और असली नाम पता होना चाहिए। जिसे तुमने एल समझ के मारा वो एक अपराधी था जिसे मेरे कहने पर ये सब करवाया गया। तुम जल्द ही पकड़े जाओगे क्योंकि हमें पता चल चुका है कि तुम टोक्यो सिटी में ही हो, क्योंकि ये लाइव ब्रॉडकास्ट सिर्फ इसी शहर में हुआ है। अगले दिन का न्यूज़पेपर एल वर्सेस कीरा की हेडलाइन से भरा हुआ है। शहर में कुछ लोग एल को सपोर्ट करते हैं तो कुछ कीरा को। एल पुलिस के साथ अपनी अगली मीटिंग में कुछ और नए खुलासे करता है। सारे डेटा को एनालाइज करके वो बताता है कि कीरा कोई कॉलेज स्टूडेंट है, क्योंकि सारे मर्डर उसी समय हुए जब कॉलेज बंद थे। पुलिस और डिटेक्टिव एल के बीच होने वाली हर इन्वेस्टिगेशन की जानकारी कीरा को भी है, क्योंकि कीरा यानी लाइट पुलिस चीफ सातो का ही बेटा है और इससे पहले उसने कुछ केसेस को सुलझाने में पुलिस की हेल्प भी की थी। तो वो बहुत ही आसानी से पुलिस टीम के डेटा को एक्सेस कर लेता है। पुलिस के साथ होने वाली अगली मीटिंग में एल बताता है कि पिछले कुछ दिनों में कीरा ने लोगों को मारने का टाइम चेंज कर दिया, यानी कि पिछले कुछ मर्डर कॉलेज टाइम पे हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन की इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है और कीरा हम में से ही कोई एक है। डिटेक्टिव एल पुलिस चीफ के बेटे लाइट के बारे में भी जानता है, इसलिए उसे शक है कि शायद लाइट ही कीरा है। एक दिन जब लाइट र्यूक के साथ सड़क पे टहल रहा होता है, उसे शक होता है कि कोई उस पे नजर रख रहा है। असल में ये एक FBI एजेंट है जिसको डिटेक्टिव एल ने लाइट की जासूसी करने के लिए रखा है। कीरा डिटेक्टिव एल से चिढ़ा हुआ है और वो कैसे भी करके उसे मारना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ना तो उसे एल का असली नाम पता और ना ही उसने कभी उसे देखा है। फिर वो डेथ नोट के कुछ और रूल्स पढ़ता है जहां उसे पता चलता है कि वो मरने वाले इंसान को कुछ घंटों के लिए कंट्रोल कर सकता है, यानी कि कुछ समय के लिए वो जो चाहे उससे करवा सकता है। तभी वो टीवी पर एक न्यूज़ देखता है जिसमें कोई क्रिमिनल जेल से भाग गया और यहाँ वो एक प्लान बनाता है। अगले दिन लाइट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बस से कहीं जा रहा होता है। वो FBI एजेंट भी उसका पीछा करते हुए बस में चढ़ जाता है। अगले बस स्टॉप पे बस में एक आदमी चढ़ता है जो ड्राइवर को गन पॉइंट पे लेके बस को हाईजैक कर लेता है। असल में ये वही क्रिमिनल है जिसके जेल से भागने की खबर कल लाइट ने टीवी पे देखी थी। लाइट अपनी जेब से एक कागज निकालता है और उस पर कुछ लिख के डिटेक्टिव को दिखाता है। उसमें लिखा था कि मैं उस क्रिमिनल के पास जाके उसकी गन छीनने की कोशिश करूंगा और इसमें तुम मेरा साथ देना। डिटेक्टिव उसे समझाता है कि ये बहुत रिस्की है, तुम ऐसा मत करो। लाइट वहां जाने की जिद करने लगता है, जिसकी वजह से वो डिटेक्टिव लाइट को अपनी ID दिखाते हुए कहता है कि मैं एक FBI एजेंट हूँ, तो मैं इस मैटर को संभाल लूंगा। वो क्रिमिनल इन दोनों की बात होते देख लेता है कि तभी लाइट के हाथ से वो कागज गिर जाता है। वो जैसे ही उस कागज को पढ़ने के लिए उठाता है, उसे अपने सामने र्यूक दिखता है, क्योंकि ये कागज का टुकड़ा डेथ नोट के पेज का ही था। वो र्यूक को देख के बहुत डर जाता है और बस रुकवा के वहां से भागने की कोशिश करता है। इसी कोशिश में वो मर जाता है। FBI एजेंट को ये सब कुछ देखने में एक एक्सीडेंट जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में ये सब कुछ कीरा का ही प्लान था। कीरा ने ही कुछ घंटों के लिए उस क्रिमिनल को कंट्रोल करके ये सब कुछ करवाया ताकि उसे FBI एजेंट का असली नाम पता चल सके। और जब बस में डिटेक्टिव ने कीरा को अपनी ID दिखाई तब उसे उसका असली नाम पता लग गया। अगले सीन में FBI एजेंट रे घर जाके अपनी वाइफ नाओमी से मिलता है। नाओमी खुद भी एक FBI एजेंट है और ये दोनों कल चर्च जाके वहाँ के प्रीस्ट से मिलने वाले हैं। इधर लाइट इस बात को समझ चुका है कि डिटेक्टिव रे के अलावा और भी FBI एजेंट कीरा की तलाश में होंगे, तो वो उन सबको एक साथ मारने का प्लान बनाता है।
अगले दिन डिटेक्टिव रे नाओमी से कोई बहाना बना के चर्च से जल्दी निकल जाता है। नाओमी को उस पर डाउट होता है और वो उसका पीछा करने लगती है। रे एक मेट्रो ट्रेन के अंदर जाता है और वहां रखे एनवेलप को खोल के देखता है। उसके अंदर कुछ पेपर और एक फोन था जो उसके लिए कीरा ने छोड़ा था। कीरा इस FBI एजेंट को डराने के लिए सबसे पहले उसके बगल में बैठे हुए आदमी की जान लेता है, जिसे देख के रे काफी डर जाता है और कीरा की बात मानने पे मजबूर हो जाता है। जाहिर है कि इस वक्त कीरा भी इसी ट्रेन में है और ये दोनों फोन कॉल से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। रे कीरा को बताता है कि मेरे अलावा 12 और FBI एजेंट कीरा की तलाश में हैं। कीरा रे से उन सारे FBI एजेंट्स का नाम पेपर पर लिखने को कहता है। इसके बाद वो उस एनवेलप को वहीं रख के अगले स्टेशन पे ट्रेन से बाहर निकल जाता है कि तभी अचानक उसे हार्ट अटैक आता है और वो वहीं मर जाता है। नाओमी समझ जाती है कि ये सब कुछ कीरा ने किया है और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो 12 FBI एजेंट भी मारे जाते हैं जिनका नाम रे ने पेपर पे लिखा था। असल में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस पेज पे रे ने उन सबके नाम लिखे थे वो डेथ नोट का पेज था और डिटेक्टिव रे ने उन सारे FBI एजेंट की शक्ल भी देख रखी थी जो कि डेथ नोट की हेल्प से किसी को मारने के लिए जरूरी है। कीरा ने डेथ नोट की हेल्प से कुछ घंटों के लिए रे के एक्शंस को कंट्रोल किया और उसे इस ट्रेन में लेकर आया। इस घटना से पूरा शहर दुखी है क्योंकि पहले कीरा सिर्फ क्रिमिनल्स को मारता था, लेकिन अब वो इनोसेंट लोगों की भी जान लेने लगा है। काफी सारे पुलिस ऑफिसर ने इस केस पे काम करने से अब मना कर दिया है, जिससे परेशान होकर पुलिस चीफ सातो डिटेक्टिव एल से मिलने जाता है। और यहाँ हम फिल्म में पहली बार डिटेक्टिव एल को देखते हैं जो दिखने में बिल्कुल यंग एज लड़के जैसा है। वो दिखने में किसी डिटेक्टिव जैसा तो नहीं लगता, लेकिन उसके और पुलिस चीफ की बातों से हमें पता चलता है कि वो भी लाइट की तरह काफी शार्प माइंडेड है। नाओमी कीरा से अपनी हस्बैंड की मौत का बदला लेना चाहती है, इसलिए वो खुद भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगती है और इसी दौरान उसकी मुलाकात लाइट की गर्लफ्रेंड शीरू से होती है और शीरू से उसे वो बस वाले इंसिडेंट का भी पता चलता है। वो लाइट से मिलके कहती है कि मुझे पता है कि तुम ही कीरा हो और बहुत जल्द मैं तुम्हें दुनिया के सामने एक्सपोज करने वाली हूँ। मुझे मारने का ख्याल तुम अपने दिमाग से निकाल दो क्योंकि तुम मेरा असली नाम कभी पता नहीं कर पाओगे। लाइट यहाँ काफी नॉर्मल बिहेव करता है, लेकिन असल में वो बहुत डर गया था। FBI एजेंट रे की मौत के बाद डिटेक्टिव एल को अब पूरा डाउट है कि शायद लाइट ही कीरा है, इसलिए वो पुलिस चीफ सातो को समझा के उनके घर में CCTV लगवाता है। लाइट जब अपने रूम में एंटर कर रहा होता है तो उसे कुछ सस्पिशियस सा फील होता है और क्योंकि वो काफी शार्प है तो समझ जाता है कि यहाँ CCTV लगाए गए हैं। इस CCTV की लाइव फुटेज डिटेक्टिव एल और पुलिस चीफ सातो देख रहे होते हैं। लाइट ऐसी कोई भी गलती नहीं करता जिससे पुलिस को उस पर शक हो। वो अपने घर में र्यूक को पूरी तरह से इग्नोर करता है और उससे बिल्कुल भी बात नहीं करता। फिर एक दिन टीवी पे दिखाया जाता है कि पुलिस ने किसी क्रिमिनल को पकड़ा है जिसपे 5 साल की बच्ची को किडनैप करके मारने का आरोप है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो क्रिमिनल हार्ट अटैक से मर जाता है। जाहिर है कि इन सब के पीछे पुलिस को कीरा पे शक है, लेकिन लाइट ने तो इन सब घटनाओं के दौरान अपने रूम का टीवी ऑन भी नहीं किया था। तो अब पुलिस को इस बात का यकीन हो चुका है कि लाइट कीरा नहीं है और वो उसके घर में लगे कैमरे निकलवा देते हैं। लेकिन डिटेक्टिव एल को अभी भी लाइट पे डाउट है क्योंकि वो जानता है लाइट बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड है। तो आखिर ये सब कैसे हुआ? असल में लाइट ने अपने चिप्स के पैकेट में अपना फोन छुपा के रखा था जिसमें वो ये न्यूज देख रहा था और फिर उसने चुपके से डेथ नोट के किसी पेज पे उस अपराधी का नाम लिख के उसे मार दिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि नाओमी डिटेक्टिव एल को कॉल करके कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि लाइट ही कीरा है। अगर आप मेरी थोड़ी हेल्प करें तो मैं ये बात सबके सामने प्रूव कर सकती हूँ। फिर अगले दिन नाओमी लाइट की गर्लफ्रेंड शीरू को गन पॉइंट पे बंधक बना के उससे लाइट को कॉल करवाती है। शीरू लाइट को मिलने के लिए आर्ट गैलरी में बुलाती है। लाइट जब उससे मिलने आर्ट गैलरी जाता है तो वो देखता है कि नाओमी ने गन पॉइंट पे उसको बंधक बनाया है और वो समझ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। असल में इस आर्ट गैलरी में भी CCTV लगाए गए हैं जिसकी लाइव फुटेज पुलिस और डिटेक्टिव एल देख रहे हैं। नाओमी लाइट से कहती है कि कबूल करो कि तुम ही कीरा हो वरना मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मार दूंगी। लाइट इस बात को मानने से साफ इनकार कर देता है। नाओमी लाइट को डराने की काफी कोशिश करती है ताकि वो इस बात को कबूल कर ले कि वही कीरा है, लेकिन लाइट अंत तक ये बात कबूल नहीं करता कि तभी मौका देख कि शीरू खुद को छुड़ा के लाइट की तरफ भागती है। सिचुएशन हाथ से निकलता देख नाओमी लाइट की तरफ गन पॉइंट करके शूट कर देती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और उसकी गोली से शीरू मारी जाती है कि तभी वहां पुलिस आ जाती है और ये सब कुछ होता देख नाओमी काफी घबरा जाती है और वो खुद को शूट कर देती है। लाइट अपनी गर्लफ्रेंड की मौत से काफी दुखी है तो र्यूक उसे सिंपैथी देने के लिए उसके पास आता है। तब लाइट उसे बताता है कि ये सब कुछ उसने ही डेथ नोट की हेल्प से प्लान किया था। उसने ही अपनी गर्लफ्रेंड शीरू को डेथ नोट की हेल्प से मारा है ताकि वो पुलिस को इस बात का भरोसा दिला सके कि वो कीरा नहीं है। इसके पीछे की कहानी ये है कि लाइट को नाओमी का असली नाम पहले ही चर्च से पता चल चुका था
उसने डेथ नोट की हेल्प से नाओमी को कुछ घंटों के लिए कंट्रोल किया और उससे अपनी गर्लफ्रेंड को बंधक बनवा के आर्ट गैलरी में बुलवाया। नाओमी और लाइट की गर्लफ्रेंड शिरू की मौत ठीक वैसे ही हुई जैसा उसने डेथ नोट में लिखा था। ये सब सुन के डेथ एंजल रियो काफी शॉक रह जाता है और वो उससे कहता है कि तुम इंसान तो काफी ज्यादा खतरनाक हो। तभी वहाँ लाइट के फादर आ जाते हैं। लाइट उनसे कहता है कि मुझे भी अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल कीजिए क्योंकि मुझे कीरा से अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का बदला लेना है। उसके फादर उसकी ये बात मान लेते हैं और वो उसको डिटेक्टिव एल से भी मिलवाते हैं और पहली बार यहाँ डिटेक्टिव एल और लाइट की मुलाकात होती है। एल उससे कहता है कि चलो आखिरकार हम दोनों का मिलना तो हुआ। लाइट एल की तरफ बहुत हैरानी के साथ देखता है क्योंकि उसके हाथों में उसी फ्लेवर का चिप्स है जिसमें लाइट ने अपना फोन छुपाया था। और इसी रहस्यमय अंत के साथ ये फिल्म यहाँ पे समाप्त होती है।